हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 19 अक्टूबर 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली हेडिंग हम ले रहे हैं कि आईएसआई की हरकत, 313 ब्रिगेड से कश्मीर में बड़े हमलों की साजिश। कश्मीर में निर्दोष नागरिकों की हत्या के बाद अब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने बड़ी साजिश रची है। नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी से सटे इलाकों में बिजली परियोजनाओं के अलावा कुछ महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान आतंकियों के निशाने पर हैं। इसके लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने हरकत 313 ब्रिगेड नाम का एक आतंकी दस्ता तैयार किया है। इस बीच प्रशासन ने श्रीनगर व दक्षिण कश्मीर के कुलगाम और पुलवामा के 11 इलाकों में इंटरनेट सेवा को एहतियातन बंद कर दिया गया है। इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। केंद्रीय खुफिया एजेंसी ने अपने तंत्र से आतंकियों के मंसूबों का पता लगाया है। इसकी पहली कड़ी के रूप में कश्मीर में सक्रिय आतंकियों के जरिए नागरिक हत्याओं को अंजाम दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज है, भारत और इजराइल के बीच एफटीए पर अगले महीने से वार्ता। एक और देश के साथ भारत जल्द ही मुक्त व्यापार समझौते यानी कि एफटीए पर वार्ता शुरू करने जा रहा है। यह देश इजराइल है। इसके साथ भारत पहले भी एफटीए पर चर्चा कर चुका है। इजराइल की यात्रा पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर की सोमवार को वहां के विदेश मंत्री येर लॉपिड के साथ लंबी बातचीत हुई, जिसमें नवंबर 2021 में एफटीए पर नए सिरे से वार्ता शुरू करने और अगले वर्ष जून तक वार्ता संपन्न करने पर सहमति बनी है। पिछले कुछ हफ्तों में भारत संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई और यूरोपीय संघ के साथ भी एफटीए पर बातचीत शुरू कर चुका है, जबकि कुछ ही हफ्तों में एफटीए पर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से बातचीत शुरू होने जा रही है। लॉपिड के साथ बातचीत के बाद विदेश मंत्री की तरफ से जारी बयान में यह जानकारी दी गई है। उन्होंने यह भी बताया कि इजराइल भारत की अगुवाई वाले अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस का सदस्य बन गया है और इजराइल का आना इस संगठन के लिए काफी फायदेमंद रहेगा। भारत इजराइल के सामने कट्टरपंथ व आतंकवाद की एक सी चुनौतियां। रविवार को 5 दिवसीय यात्रा पर इजराइल पहुंचे हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारतीय यहूदी समुदाय तथा भारत विदों से कहा है कि भारत और इजराइल के समाजों को भू राजनीतिक परिदृश्य पर उभरते कई घटनाक्रमों के साथ ही कट्टरपंथ और आतंकवाद जैसी एक समान चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत को सीमा पार पाकिस्तान से उभरने वाले प्रमुख खतरों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इजराइल भी शत्रुपूर्ण पड़ोसियों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट न्यूज है बिजनेस पेज से कि कोरोना प्रोत्साहन पैकेज वापसी में जल्दबाजी नहीं, निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि कोरोना काल में दिए गए प्रोत्साहन पैकेज जारी रहेंगे और इसे वापस लेने की जल्दबाजी नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो अर्थव्यवस्था की रिकवरी को सरकार अतिरिक्त वित्तीय मदद जारी रखने पर विचार कर सकती है। अमेरिका में दिए इंटरव्यू में वित्त मंत्री ने कहा कि कच्चे तेल की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी आर्थिक मोर्चे के लिए चुनौती है। वित्त मंत्रालय तेल की कीमतों पर लगातार नजर रख रहा है। उन्होंने कहा देश की बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रारंभिक पब्लिक ऑफर यानी कि आईपीओ चालू वित्त वर्ष में ही लाने को सरकार प्रतिबद्ध है। कोरोना संक्रमण से उत्पन्न स्थिति से निपटने को वित्त मंत्री ने पिछले साल मई में आत्मनिर्भर भारत पैकेज का ऐलान किया था। इसमें मुख्य रूप से एमएसएमई के लिए बिना गारंटी वाले 3 लाख करोड़ के लोन, 80 करोड़ आबादी के लिए मुफ्त में अनाज, ग्रामीण रोजगार के लिए विशेष प्राविधान के साथ मनरेगा के फंड में बढ़ोतरी जैसे महत्वपूर्ण कदम शामिल हैं। नेक्स्ट न्यूज है अर्थव्यवस्था को समावेशी बनाने का समय। कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था में आई गिरावट और इसकी वजह से बड़ी आबादी के प्रभावित होने के तथ्यों को रिजर्व बैंक ने काफी गंभीरता से लिया है। एक तरफ तो उसने देश में ज्यादा रोजगार के अवसर बनाने की अहमियत पर बल दिया है, तो दूसरी तरफ उसने यह भी कहा है कि अर्थव्यवस्था को समावेशी बनाने और लंबे समय तक तेज विकास की दर को बनाने का अवसर देश के समक्ष आ चुका है। सोमवार को आरबीआई की तरफ से देश की अर्थव्यवस्था पर जारी रिपोर्ट
कोरोना काल के बाद आए अवसरों और चुनौतियों का विस्तार से लेखा जोखा पेश करती है। आरबीआई ने अगस्त और सितंबर के दौरान भारतीय और वैश्विक अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन को देखकर कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर के बाद जिस तेजी से सुधार होने की गुंजाइश बनी थी वह अब धीरे धीरे खत्म होती दिख रही है। एक तरफ जहां दुनिया भर में श्रम की कमी महसूस हो रही है तो ट्रांसपोर्टेशन की समस्या भी बढ़ती जा रही है। आपूर्ति प्रभावित होने से मांग प्रभावित होती दिख रही है। आपूर्ति प्रभावित होने का असर महंगाई दर पर भी दिखने लगा है और यह एक वैश्विक चुनौती बन गई है। नेक्स्ट न्यूज़ है एडिटोरियल पेज से। पहला आर्टिकल है आयातित तेल पर निर्भरता घटाएं और यह आर्टिकल लिखा है आर्थिक मामलों के जानकार भरत झुंझुनवाला द्वारा। तेल के वैश्विक दाम वर्ष 2016 की तुलना में आज लगभग 3 गुना हो गए हैं। भारत पर तेल के ऊंचे दाम की दोहरी मार पड़ती है क्योंकि हम अपनी खपत का 85% तेल आयात करते हैं। इसमें घरेलू महंगाई के साथ साथ हमारा रुपया कमजोर होता है, हमारी आर्थिक संप्रभुता भी प्रभावित होती है। यदि किसी परिस्थिति में तेल का आयात रुक गया तो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सही कहा था कि हमें आयातित तेल पर निर्भरता को घटाकर 50% पर लाना होगा। इस दिशा में तेल के ऊंचे दाम मददगार हो सकते हैं। तेल के ऊंचे दाम के लाभ और हानि दोनों हैं। पहले हानि पर विचार करें तो इसकी मुख्य हानि यह होती है कि हमारा व्यापार घाटा बढ़ता है। दरअसल आयातित तेल का भुगतान करने के लिए हमें डॉलर की जरूरत पड़ती है। इन डॉलर को अर्जित करने के लिए हमें अपने माल जैसे लोहा खनिज को औने पौने दाम पर बेचना पड़ता है। इससे बचने के लिए हमें सेवा क्षेत्र पर ध्यान देना होगा। सेवा क्षेत्र जैसे सिनेमा, संगीत, लेखन इत्यादि में ऊर्जा की खपत पर कम होती है, जबकि विनिर्माण में ऊर्जा की खपत 10 गुना अधिक होती है। भारत में ऊर्जा के स्रोत कम हैं और हमारी अंग्रेजी शिक्षा की स्थिति भी बेहतर है। अतः ऐसा करने से हमारी आय बढ़ेगी और तेल की खपत कम होगी। हमें तेल के ऊंचे दामों के महंगाई पर प्रभाव को अधिक तूल नहीं देना चाहिए क्योंकि वर्तमान महंगाई का प्रमुख कारण अर्थव्यवस्था की अच्छी चाल है। जैसे वर्ष 2018 में देश में 3.4% की दर से मूल्य वृद्धि हो रही है, वैसे ही वर्तमान में 6.2% की दर से हो रही है। इसमें 2.8% की अतिरिक्त वृद्धि हुई है। लेकिन देखा जाए तो साथ साथ अर्थव्यवस्था भी द्रुत गति से चल रही है। जीएसटी की वसूली पूर्व के लगभग 1 लाख करोड़ रुपए प्रति माह की तुलना में सितंबर 2021 में बढ़कर 1.17 लाख करोड़ रुपए हो गई है। तेल की मूल्य वृद्धि में से तीसरा प्रभाव वित्तीय घाटे में बताया जा रहा है। यह वास्तव में भ्रामक तर्क है। अपने देश में तेल पर आयात कर प्रतिशत के रूप में लगाया जाता है। तेल पर वसूली गई एक्साइज ड्यूटी यानी उत्पाद शुल्क लगभग 36% होती है। इसलिए तेल के दाम बढ़ने के साथ टैक्स की वसूली भी बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप सरकार का राजस्व भी बढ़ता है, लिहाजा वित्तीय घाटा घटता है न कि बढ़ता है। पहला लाभ यह है कि तेल के ऊंचे दाम विश्व अर्थव्यवस्था की गति को दर्शाते हैं। इसमें हमारे निर्यात में भी वृद्धि होती है जबकि हमारा अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दूसरा, तेल निर्यातक देशों में कार्यरत भारतीय श्रमिकों द्वारा रेमिटेंस अधिक भेजी जाएगी। तीसरी, तेल के ऊंचे दाम से हमारी ऊर्जा उपयोग की कुशलता में सुधार होगा। जब तेल के दाम ऊंचे होते हैं तब हम अधिक एवरेज देने वाली बाइक या कार खरीदते हैं। इससे तेल की खपत कम होती है और हमारी आर्थिक संप्रभुता के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग पर भी प्रभाव कम पड़ता है, जिसका संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर पड़ता है। ध्यान दें कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण तूफान, बाढ़, सूखा इत्यादि समस्याएं पैदा हो रही हैं। बिजली उत्पादन के लिए जिम्मेदार ऊर्जा मंत्रालय में कार्यरत नौकरशाहों का एक वर्ग मानता है कि ऊर्जा की अधिक खपत ऊंचे जीवन स्तर का घोतक है। ऐसा कहना तार्किक नहीं है कि जानकारों का कहना है कि जीवन स्तर और ऊर्जा खपत का संबंध विच्छेद हो गया है। आज हम कम ऊर्जा में उत्तम जीवन जी सकते हैं। कम ऊर्जा से बाइक, रेफ्रिजरेटर आदि उपकरणों को चलाया जा सकता है। पानी गर्म करने के लिए सोलर पैनल लगाए जा सकते हैं। सूख आम के पेड़ के नीचे निद्रा में ज़्यादा और एयर कंडीशन बंद कमरे में कम भी हो सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ है यानी कि आर्टिकल है सच देखें सावरकर पर सवाल उठाने वाले।
वीर सावरकर और उनके जैसे दूसरे स्वतंत्रता सेनानियों ने कल्पना भी नहीं की होगी कि उनके देश में लोग ही कभी उनके शौर्य, वीरता और इरादे पर प्रश्न उठाएंगे। त्रासदी यह है कि वैचारिक मतभेद के कारण एक महान स्वतंत्रता सेनानी, योद्धा, समाज सुधारक, लेखक, कवि, इतिहासकार को कायर और अंग्रेजों का भक्त साबित करने की सर्वनाक कोशिश हो रही है। जिन लोगों ने शोध नहीं किया, इतिहास ठीक से नहीं पढ़ा, वे भी सावरकर का नाम आते ही कूद जाते हैं, जिसमें ओवैसी जैसे लोग शामिल हैं। लोग कहते हैं कि गांधी जी ने 1915 में भारत आए और सावरकर ने 1913 में माफीनामा लिखा, फिर गांधी जी ने उन्हें कब सलाह दी। ये लोग एक बार फिर गांधी वाङ्मय के उन अंशों को पढ़ लें तो समस्या नहीं होगी। जो लोग माफीनामे की बात कर रहे हैं उन्हें यह जानना आवश्यक है कि सावरकर ने 6 बार रिहाई के लिए अर्जी दायर की थी, इसमें 1911 से 1919 तक 5 बार तथा महात्मा गांधी के सुझाव पर 1920 में 1 बार। 30 अगस्त 1911 को सावरकर ने पहली बार माफीनामा भरा था, जिससे अंग्रेजी सरकार ने 3 दिनों बाद ही खारिज कर दिया था। दूसरी याचिका 14 नवंबर 1913 को लगाई गई थी, वह भी खारिज हो गई थी। इस तरह उनकी 4 याचिकाएं खारिज हुई थी। 1919 में अंग्रेजों ने जॉर्ज पंचम के आदेश पर भारतीय कैदियों की सजा माफ करने की घोषणा यह कहकर की थी कि प्रथम विश्व युद्ध में भारत के लोगों ने उनका पूरा साथ दिया है, इसलिए वे राजनीतिक कैदियों की रिहाई कर रहे हैं। जो यह मानने को तैयार नहीं है कि गांधी जी ने सावरकर के लिए कोशिश की होगी, उन्हें यंग इंडिया का वह लेख पढ़ना चाहिए जिसमें उन्होंने लिखा, सावरकर के पुलिस हिरासत से भागने की सनसनीखेज कोशिश और फ्रांसीसी समुद्री सीमा में कूदने की बात अभी तक लोगों के जहन में ताजा है। गांधी जी की लंदन में सावरकर से तब मुलाकात हुई जब वह इंडिया हाउस हॉस्टल में रहकर बैरिस्टर की पढ़ाई कर रहे थे। गांधी जी से स्वतंत्रता आंदोलन पर गंभीर चर्चा हुई थी। सावरकर मांसाहारी थे और उन्होंने गांधी जी के लिए वही भोजन बनवाया। गांधी जी वैष्णव थे, इसलिए मांस देखकर परेशान हो गए। सावरकर ने कहा कि इस समय तो ऐसा भारतीय चाहिए जो अंग्रेजों को कच्चा खा जाए, और आप तो मांस से ही घबरा रहे हैं। ये पत्र इसके प्रमाण है कि सावरकर का गांधी जी की हत्या से दूर दूर तक लेना देना नहीं था। जिस व्यक्ति ने 10 वर्ष से ज्यादा काला पानी में बिताया और 23 वर्ष तक अंग्रेजों की निगरानी झेली, उनका सम्मान होना चाहिए। जिसे माफीनामा कहा जा रहा है वह एक सामान्य कर्म था जिसका उपयोग स्वतंत्रता सेनानी रिहाई के आवेदन के रूप में करते थे। सावरकर का मानना था कि अंग्रेजों की जेल में रहकर सड़ने से किसी का भला नहीं है, इसलिए हर हाल में बाहर आकर जितना संभव हो धर्म और समाज के लिए काम किया जाए। नेक्स्ट न्यूज स्पोर्ट्स पेज से है कि श्रीलंका के पहले टेस्ट कप्तान का निधन। श्रीलंका के पहले टेस्ट कप्तान वांदुला वर्णपुरा का सोमवार को यहां शहर के अस्पताल में निधन हो गया। वह 68 वर्ष के थे। ठोस तकनीक वाले सलामी बल्लेबाज वर्णपुरा मध्यम तेज गति की गेंदबाजी करने में भी सक्षम थे। फरवरी 1982 में इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में श्रीलंका की अगुवाई करने के अलावा वह देश की ओर से टेस्ट क्रिकेट में पहली गेंद का सामना करने वाले और पहली रन बनाने वाले बल्लेबाज भी थे। इसी मैच में बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में श्रीलंका के लिए आगाज करने का कारनामा भी उन्होंने किया। श्रीलंका क्रिकेट में ने उनके निधन पर शोक जताया है। SLC प्रमुख सम्मी सिल्वा ने कहा कि मुझे उनके निधन पर दुख है। वर्णपुरा ने 1975 से 1982 तक 4 टेस्ट और 12 वनडे मैचों में देश का प्रतिनिधित्व किया था। तो ये आज का यानी 19 अक्टूबर 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।